नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी लोग आई होप बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इसको बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में आप बेहतर रिवीजन कर सकें, इसलिए करंट अफेयर की जो 10टी घटना चक्र है उसको लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ। और इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, आप उन वीडियोस को देखिए, उनके माध्यम से आप रिवाइज़ कीजिए पूरी करंट अफेयर। राष्ट्रीय परिदृश्य का ये लास्ट पार्ट आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। यदि आपके पास ये पुस्तक है तो आप इसको मार्क करते चलिए, अगर नहीं है तो सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप रिवाइज़ कर सकते हैं करंट अफेयर। इतने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने करंट अफेयर पढ़ी ही होगी, नहीं पढ़ी तो भी अभी कंप्लीट करके ही जाइए, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का आता है करंट अफेयर का। यदि आप करंट अफेयर ढंग से नहीं पढ़ के जाते हैं तो मुश्किल होगा कि आप ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। इसके साथ साथ अगर आप आर ओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बिना समय बर्बाद किए आप करंट अफेयर भी तैयार करते रहिए, उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ अंडरलाइन करते चलिए, साथ में रिवाइज़ कीजिए, नहीं है तो फिर साथ में ही ये वीडियो देख लीजिए और पेपर के समय एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो देख करके। इससे आपके बाहर और प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो पेपर देने जाने से पहले इस बुक को ज़रूर पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत नवाचार सूचकांक से, जो कि 2021 का है। नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था, जो कि भारत में राज्य स्तर पर नवाचार पारितंत्र का विश्लेषण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी साधन है। और इस सूचकांक को दो आयाम, इसके जो मुख्य आयाम हैं वो दो हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से आयाम हैं। पहला है इनेबलर्स और दूसरा आयाम है परफॉर्मेंस के आधार पर। दो आयाम हैं, इन पे क्या करते हैं, इन्हीं मापदंड पर चेक किया जाता है। इनेबलर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश, इनोवेशन इनपुट जिसको बोलते हैं, को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया है। अब इसके अंतर्गत 5 पिलर्स हैं, 5 स्तंभ हैं। पहला है मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। दूसरा है निवेश, जिसको इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। ज्ञानकर्मी, नॉलेज वर्कर्स, व्यापारिक परिवेश और उसके साथ साथ है सुरक्षा एवं विधिक परिवेश। इन 5 स्तंभों पर इनेबलर्स को जांचा जाता है। प्रदर्शन में देख लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। इसके भी 2 पिलर्स हैं, ज्ञान निर्गत जिसको नॉलेज इनपुट बोलते हैं, ज्ञान प्रसार नॉलेज डिफ्यूज़न। उपयुक्त 7 स्तंभ से कुल 66 संकेतक पर ये आधारित है। और भारत नवाचार सूचकांक जो 2021 है, इसके फ्रेमवर्क का जो संयोजन है कुल 66 संकेतकों में कौन कौन से, इनेबलर्स के तहत 50 हैं और परफॉर्मेंस के तहत 16 संकेतक हैं। कुल 66 संकेतक इसमें शामिल किए गए हैं। इनेबलर्स तथा प्रदर्शन दोनों के पैमानों में किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त स्कोर के औसत आधार पर उसे समग्र नवाचार स्कोर में गणना की गई है। अब देख लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या आया है। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग, पहले तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है यही याद रखिए, नीति आयोग द्वारा, है ना। इस सूचकांक का यह जो संस्करण है यह तीसरा है और इसको जो रिपोर्ट को तैयार किया गया, इसमें गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल रहा है, IFC। इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः 3 श्रेणी में विभक्त किया गया। पहली श्रेणी है बड़े राज्य, अगली श्रेणी है उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य। इस तरह से 3 भाग में इसको विभाजित किया गया है। गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में इसको वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें देखते हैं बड़े राज्यों में सबसे पहला स्थान किसका रहा, वो रहा कर्नाटक का। स्कोर देखिए 18.01 और छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो स्कोर रहा है 10.97, जो कि अंतिम स्थान पर है, जो कि 17वां स्थान है। तो बड़े राज्य में कर्नाटक पहले स्थान पर और छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर 17वें स्थान पर। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में देखेंगे नवाचार के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मणिपुर का रहा है और उसका स्कोर कितना रहा है 19.37, पहला स्थान। और सबसे जो लास्ट में है, ठीक है, अंतिम पायदान पर,
वो है नागालैंड, 11 उसका स्कोर रहा है और 10वां स्थान उसने प्राप्त किया है। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ क्या रहा है, पहले स्थान पर 27.88 के साथ, और जो लद्दाख का स्कोर है वह अंतिम रहा है 5.91 के साथ, वह 9वें स्थान पर रहा है। तो याद कर लीजिए एक बार, बड़े राज्य में कर्नाटक पहले नंबर पर और अंतिम नंबर पर छत्तीसगढ़। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर का स्कोर सर्वश्रेष्ठ रहा और नागालैंड अंतिम स्थान पर जो कि 10वां है। केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ क्या है, प्रथम स्थान पर और लद्दाख अंतिम 9वें स्थान पर है। शीर्ष 5 बड़े राज्यों की सूची दी गई है। पहला है कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा है, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु है। देखिए कर्नाटक का जो स्कोर है वो 18.01 है, तेलंगाना का 17.66, 16.35 के साथ हरियाणा है तीसरे नंबर पे, महाराष्ट्र चौथे नंबर पे 16.06 और तमिलनाडु का स्कोर है 15.69। स्कोर से ज़्यादा रैंक इंपॉर्टेंट है, आप रैंक जरूर याद रखिए। कर्नाटक पहले नंबर पर, दूसरा तेलंगाना है और तीसरा हरियाणा है, चौथा पांचवा महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगली जो लिस्ट दी गई है वो देख लीजिए, शीर्ष 5 जो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य हैं उनको देख लीजिए, उनका स्कोर भी देख लीजिए। पहले नंबर पर मणिपुर, फिर है उत्तराखंड, तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथा अरुणाचल प्रदेश है, पांचवा हिमाचल प्रदेश। मणिपुर का स्कोर पहले नंबर पर 19.37, उत्तराखंड दूसरे नंबर पर 17.67, तीसरे नंबर पर मेघालय है 16 उसको मिला है स्कोर, और अरुणाचल प्रदेश जो कि चौथे नंबर पर है 15.46, और हिमाचल प्रदेश जो कि 5वें नंबर पर है उसको स्कोर मिला है 14.62। अगला हमें पढ़ना है जो केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य हैं, उनमें जो टॉप 5 शहर या राज्य हैं उनको देख लेते हैं। पहली रैंकिंग में आया है चंडीगढ़, दिल्ली, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार, और चौथा है पुडुचेरी और 5वां है गोवा। इसमें लास्ट में लद्दाख आया 10वें नंबर पे। चंडीगढ़ की रैंकिंग देखिए 27.88 के साथ पहले नंबर पर, दिल्ली दूसरे नंबर पर है 27 स्कोर आया है, अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पर है 17.29, चौथे नंबर पर पुडुचेरी है 15.88 और 5वें नंबर पर गोवा है 14.93। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में हमने इसको कवर किया है और यहाँ पर भी आप इसको फिर से पढ़ लीजिए कि भारत नवाचार सूचकांक 2021 में जो बड़े राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। स्कोर देखिए कितना है 14.22 और पिछली वर्ष से 9वां स्थान प्राप्त हुआ था, तो 2 स्कोर इसके कम हुए, मतलब इसका जो क्या है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में इसका 7वां स्थान है, बड़े राज्य में आ रहा है यहाँ। और इसी प्रकार इनेबलर्स घटक के संदर्भ में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, 11वां स्थान है, जो कि इनेबलर्स घटक में देखा जाए। और प्रदर्शन घटक में देखा जाए तो क्या हुआ, 5वें स्थान पर। इस प्रकार टोटल स्कोर कितना बना है, 7वां स्थान। यदि उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP देखा जाए तो वो 51,255 रुपये 2019-20 का है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है, 51,255। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का प्रदर्शन देखते हैं, ये है ग्लोबल इनोवेशन, ठीक है, इंडेक्स। इसमें देख लेते हैं GII जिसको बोल रहे हैं। अब आगे देखते जाएंगे हर साल कैसा स्कोर रहा और कौन से नंबर पर है, वैश्विक स्तर पर देखते हैं। तो 2015 में आप देखिए 141 था, ठीक है, GI रैंक इसमें। अच्छा देश देखिए, देश यहाँ पर 141 थे, उसमें 81 रैंक थी 2015 में भारत की। 2016 में 66, 2017 में 60 हो गई है और 2018 में 57। इसके बाद देखेंगे रैंक में सुधार है और 2019 में 52 नंबर पर, 2020 में 48, 2021 में 46 थी, ये याद रखिए। और स्कोर क्या था, 36.4। 2022 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 36.6 और इसके साथ है किस नंबर पर है, 40 नंबर पर। कुल देश कितने हैं, 132 है। अब हमें पढ़ना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशेष रूप से, और ये बनाया कहाँ जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है चित्रकूट, यहाँ से बनाया जा रहा है। बांदा, हमीरपुर व जालौन, ये जो आर्थिक रूप से कम विकसित जिले हैं, इनका सर्वांगीण विकास करने हेतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र अब किससे किससे कनेक्ट हो जाएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते हुए यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है इससे जुड़ जाएगा। 16 जुलाई 2022, देखिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, या यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी है
और तो पढ़ ही रहे हैं कि एक्सप्रेसवे का निर्माण, ठीक है। तो दोनों जगह हमने इसको कवर किया है। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथरी गांव से कहां पर उद्घाटन किया है? उरई तहसील के कैथरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा, जो UPEIDA है, उसके द्वारा किया जा रहा है। इसकी कुल अनुमानित लंबाई देखी जाए वो है 296.070 किलोमीटर और यह 4 लेन का भी तो बन रहा है और इसकी लागत कितनी आ रही? 14,850 करोड़ रुपए। भविष्य में इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जाएगा। इसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? देखिए, चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट। समाप्ति स्थल कहाँ पर है इसका? कुदरैल। तो सबसे पहले याद रखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नेशनल हाईवे जो 35 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 35 का भरतकूप, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये इटावा का जो गांव है कुदरैल, यहाँ पर ख़त्म होगा। अब इसमें कौन कौन से ज़िले कवर किए जा रहे हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, इन सब से होकर के गुजरेगा। तो ज़िले ज़रूर याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, औरैया है और इटावा है। आगे पढ़ना है हमें इसके बारे में। गौरतलब है कि एक्सप्रेसवे के संरेखण अलाइनमेंट पर पड़ने वाली नदियाँ याद रखिए कौन कौन सी है? बागेन है, केन है, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा, सेंगर। कौन कौन सी हैं? बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा, सेंगर। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए एक मार्ग बनेगा और यह 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा है, ठीक है। एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगला पढ़ना है NIRF की इंडिया रैंकिंग्स 2022। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसकी शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी और NIRF से क्या हो रहा है? उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की जाती है और इंडिया की रैंकिंग में ये प्रथम संस्करण 2016 में जारी हुआ था। अब जानते हैं इसके बारे में। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? सबसे पहले याद रखिए 7वां है और इसमें 4 श्रेणियों में नामता ओवरऑल कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाती है। अब इसके साथ विभिन्न विषय कौन कौन से हैं जिन पर रैंकिंग जारी की जाती? इंजीनियरिंग है, प्रबंधन है, फार्मेसी है, विधि है, चिकित्सा है, वास्तुकला और दंत चिकित्सा में संस्थानों को रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन से डिसिप्लिन्स देख लीजिए। इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड डेंटल, इनमें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें देखते हैं 2021 में जो इंडिया की रैंकिंग में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को भी रैंकिंग प्रदान की गई, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हैं। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का जो मूल्यांकन है वो 5 विस्तृत समूहों पर किया जाएगा। कौन कौन से समूह हैं? ये 5 देख लीजिए। पहला है शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, मीन्स टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। और तीसरा है स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम। फोर्थ है पहुंच एवं समावेशिता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और बोध परसेप्शन। ये 5 है। ये 5 स्तंभ पर इनका क्या किया गया है? रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। तो यह जारी कब की गई है? इसको याद रखिए। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2022 जारी की है और उच्च शिक्षा संस्थानों की ओवरऑल सूची में शीर्ष 10 जो स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? IIT मद्रास, जो कि चेन्नई का है। दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तीसरा IIT बॉम्बे मुंबई का। चौथा IIT दिल्ली नई दिल्ली का। 5वां IIT कानपुर, ठीक है। छठा IIT खड़गपुर। 7वां है IIT रुड़की। 8वां है IIT गुवाहाटी और 9th है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और 10वां है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अब सबके एक बार रैंकिंग के साथ हम लोग देख लेते हैं स्कोर। देखिए IIT मद्रास फर्स्ट नंबर पर है और इसका स्कोर कितना रहा? 87.59, जो कि चेन्नई का है। 83.57 स्कोर है बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान का, जिसका 2nd नंबर आया है।
थर्ड नंबर है IIT बॉम्बे का मुंबई, और इसकी जो स्कोर है वो 82.35 है। IIT दिल्ली देखते हैं, जो कि नई दिल्ली में इसका स्कोर 82.22। IIT कानपुर का, कानपुर में है 77.83। फोर्थ और फिफ्थ नंबर देख ली। सिक्स नंबर पर IIT खड़गपुर, खड़गपुर का है 75.94। सेवन्थ नंबर पर है IIT रुड़की, रुड़की का है 71.48। एट्थ नंबर पर है IIT गुवाहाटी, गुवाहाटी का कितना है 69.75। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि नाइन्थ नंबर पर है नई दिल्ली का, और इसका स्कोर रहा है 69.57। 10वें नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली का, और इसका स्कोर रहा 67.25। ये हमने देख लिया है। अगली लिस्ट देखते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से संस्थान हैं और इनका स्कोर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले फिफ्थ नंबर पर है IIT कानपुर, जो कि कानपुर का है। इसकी रैंकिंग देखिए 77.83। 11वें नंबर पर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का 64.81 स्कोर के साथ। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 19th स्कोर मिला है इसको, 19th रैंक मिली है सॉरी, और अलीगढ़ का है। इसकी जो स्कोर है वो है 59.86। अगला है 29th नंबर पर IIT जो BHU का है वाराणसी का, इसको स्कोर मिला है 55.85। 42nd रैंक पे आया है MIT विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर का, और इसको मिला है 51.07। 75 नंबर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का 47 स्कोर मिला है। 78 नंबर पर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का, और इसको मिला है 46.39 स्कोर। और शिव नाडर विश्वविद्यालय 94 नंबर पर है गौतम बुद्ध नगर का, जो कि 44.94 स्कोर के साथ आगे ये सूची प्रदर्शित की गई। एक बार फिर से आप रिपीट करके इनको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पर IIT कानपुर, और फिर 11th पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और 19th नंबर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। BHU की भी देख लीजिए, 29 है। 42 पर MIT है, 75 पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है KGMU, और 78 पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और 94 पर शिव नाडर विश्वविद्यालय है। आगे जो तथ्य दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय, और जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है विश्वविद्यालय की श्रेणी में। अगर देखें, पहले नंबर पे कौन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली का, तीसरे नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली का तीसरे स्थान पर। दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को कॉलेज श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान प्रथम स्थान पर रहा बेंगलुरु का। इंजीनियरिंग विषय में अगर देखा जाए, प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः IIT मद्रास और IIT दिल्ली को मिला है। प्रथम स्थान किसका है, IIT मद्रास, और दूसरा है IIT दिल्ली। प्रबंधन विषय में देखते हैं, IIM जो अहमदाबाद का वो फर्स्ट नंबर पर है, और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है। वास्तुकला में देखते हैं, आर्किटेक्चर में किसको कौन सा स्थान मिला है, तो IIT रुड़की और IIT कालीकट केरल का तथा IIT खड़गपुर है, ये शीर्ष 3 है। पहले नंबर पर IIT रुड़की है, NIT कालीकट सेकंड नंबर पर, और IIT खड़गपुर है 3 है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और फार्मेसी विषय में प्रथम स्थान जामिया हमदर्द जो कि नई दिल्ली का है, दूसरे स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद का है, इसको मिला है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में बेंगलुरु को विधि कानून के विषय के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा विषय में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई तमिलनाडु को प्रथम स्थान मिला है। एक दो बार आप रिपीट करके सुनिए, याद हो जाएगा। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक आया है, इसको देखते हैं। या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि NFSA है, इसमें देश में जो भुखमरी से निपटने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और राज्यों में इस अधिनियम के असमान कार्यान्वयन से एक ऐसी मानक रूपरेखा आवश्यकता महसूस की गई है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में NFSA के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहलों की दक्षता एवं प्रभाव का मापन कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का विकास किया गया है। इसमें SDG 1 जो है वो है गरीबी की समाप्ति पर, SDG 2 जिनको मिला है वो उनके यहाँ शून्य भुखमरी है, SDG 3 का मतलब है अक्षय स्वास्थ्य एवं कल्याण है, और SDG 5 का मतलब है लैंगिक समानता। तो इस तरह के अलग अलग सूचकांक हैं, इनके आधार पर रैंकिंग दी गई है।
देखते हैं आगे। 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन इंडिया विषयों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन को आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है और यह इसका पहला संस्करण है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया है। सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जो रैंक प्राप्त की गई है उनको देखते हैं, जो टॉप 5 के हैं। सबसे पहला है उड़ीसा, जिसकी रैंक फर्स्ट आई है, स्कोर देखिए 0.836। दूसरा है उत्तर प्रदेश, रैंक दूसरी है 0.797। तीसरा है आंध्र प्रदेश 0.794। चौथा है गुजरात 0.790 और पांचवा है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। याद कर लीजिए स्कोर इनका, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। याद रहेगा, फिर से रिपीट कर दूँ। उड़ीसा है पहले स्थान पर, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा गुजरात है, पांचवा दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव है। लास्ट 5 कौन कौन से हैं इनको भी याद कीजिए। 20 नंबर पे है गोवा, 19वें नंबर पे है छत्तीसगढ़, 18वें नंबर पे है दिल्ली, फिर है हरियाणा 17वें नंबर पर, 16वें नंबर पे पंजाब है। इनकी स्कोर जरूर याद करिए, ये देख लीजिए आप लोग के एक बार, लगभग 0.6 के आसपास रही है सबकी। और रैंकिंग के हिसाब से देख लीजिए, 20 नंबर पर है गोवा लास्ट, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, उससे ज़्यादा दिल्ली, फिर उससे ज़्यादा हरियाणा और उससे ऊपर पंजाब है। ऐसे याद रखिए, ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को दोनों श्रेणियों यथा शहरी क्षेत्रों हेतु डीबीटी नगद हस्तांतरण श्रेणी और अन्य क्षेत्रों के लिए गैर डीबीटी श्रेणी में शामिल किया गया है। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत जो बिहार राज्य है, इसने कितना स्कोर प्राप्त किया है 0.783 और स्थान कौन सा है 7वां है। झारखंड का 10वां स्थान है, स्कोर देख लीजिए 0.754 है। विशेष श्रेणी देखते हैं जिसमें पूर्वोत्तर राज्य हो गए, हिमालयी राज्य हो गए, द्वीपीय क्षेत्र हो गए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनका स्कोर देखते हैं टॉप 5 कौन से हैं। इनमें आता है सबसे पहले त्रिपुरा, वहाँ पर था उड़ीसा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है नागालैंड, पांचवा है उत्तराखंड। रैंक देख लीजिए और इनका स्कोर देख लीजिए, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और उत्तराखंड, ठीक है। स्कोर देखिए, त्रिपुरा जो पहली रैंक पर है 0.788, हिमाचल प्रदेश दूसरी रैंक पर 0.758, सिक्किम का 0.710 के साथ थर्ड नंबर पर, नागालैंड है 0.648 के हिसाब से फोर्थ रैंक पर और उत्तराखंड है 0.637 के हिसाब से फिफ्थ रैंक पर। यदि कॉम्प्रिहेंसिव रैंक देखी जाए राष्ट्र स्तरीय सूचकांक पर तो उड़ीसा पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरा है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा गुजरात है और पांचवा त्रिपुरा है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा। रैंकिंग तो आपने पिछले में ही पढ़ ली है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 या 5 जुलाई 2013 से प्रभावी है और इसका उद्देश्य क्या, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों के लिए वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाला जो खाद्यान्न है उसकी उपलब्धता कराना और खाद्य और पोषण की सुरक्षा उन्हें प्रदान करना। इस अधिनियम के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% तक जो शहरी जनसंख्या उसको आच्छादित किया जाएगा, जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है TPDS, इसके अंतर्गत सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होंगे। जो इसमें पात्र व्यक्ति हैं उनको प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल 3 रुपये किलोग्राम और गेहूँ 2 रुपये पर किलोग्राम 2 रुपये किलोग्राम मिलेगा और मोटा अनाज 1 रुपये किलोग्राम की दर से ये लोग प्राप्त करेंगे। 16वां राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसके बारे में पढ़ना है और राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 62 में दिया गया है। पदासीन राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए और इनके चुनाव की प्रणाली क्या है, वह है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। देखिए, ये तो उनके चुनाव से संबंधित हो गया और संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं जिसमें कौन कौन से निर्वाचक मंडल में होंगे ये भी देख लीजिए, पॉलिटी का प्रश्न बनता है इनसे। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत नहीं होते इसमें। राज्यों की विधानसभाओं के, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी है, इनके सहित 70वें संविधान संशोधन 1992 से 1 जून 1995 से जो लागू है, इसके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे।
लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं होते हैं, निर्वाचित सदस्य इसमें नहीं होंगे। और देखिए यहाँ पर विधानसभा दिया है, विधान परिषद के मेंबर्स जो होते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत जो होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसको कहते हैं, इसके द्वारा होता है। और इसका निर्वाचन जो होता है वो गुप्त रहता है। देख लिया कैसा होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट किया जाता है। और कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है, 15 का 3rd। इसमें याद क्या करना है ये देख लीजिए। संविधान द्वारा प्रदत्त इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ। नंबर याद करिए, 16वां हुआ। और भारत के नए राष्ट्रपति जो कि 15वें हैं के निर्वाचन हेतु 16वें राष्ट्रपति का चुनाव व्यक्ति के रूप में 15वें हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा था, वो 16वां था। 15 जून 2022 को इसका रिजल्ट जारी किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव PC मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। और 16वें राष्ट्रपति चुनाव उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की जो अंतिम तिथि थी वो, उसके बाद 2 वैध प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कौन कौन से थे, पहली थी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी, और दूसरे हैं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। 2 लोग थे, और इनमें से कौन विजयी रहा वो तो पता ही है, बट आगे की जानकारी देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की अधिकृत उम्मीदवार रहीं, जबकि यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों के द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। 18 जुलाई 2022 को हुए मतदान में अर्हक कुल 4,796 मतदाताओं, 771 सांसद और 4,025 विधायक में से 99% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। और चुनाव कौन सा था, वो है 16वां। 25 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। अब जान लेते हैं इनके बारे में जानकारी। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म कब हुआ, 20 जून 1958 को। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इनका हुआ था, और ये संथाल जनजाति से हैं। और इनका जो संथाल जनजाति समुदाय से पहली राष्ट्रपति हैं ये। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला भी हैं, और वह भारत की राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा 64 वर्षीय व्यक्ति हैं। भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। 2015 से 2021 तक झारखंड की नवी राज्यपाल के रूप में कार्यरत थीं, और 2000 से 2004 के मध्य ओडिशा सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में कार्यभार संभाल चुकी हैं। ओडिशा सरकार द्वारा इन्हें कई पदों से सुशोभित भी किया गया है, जैसे वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार 6 मार्च 2000 से 6 मार्च 2002 तक। दूसरा है मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार दिया गया 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक। अब चुनाव में मतों का मान देख लेते हैं। राष्ट्रपतीय चुनाव 2022 राज्य विधानसभा और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मान। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हेतु मतों का कुल मान कितना था, 5,43,231। संसद सदस्यों के प्रत्येक मत का मान देखते हैं कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए। कुल सदस्य जो कि लोकसभा के हैं प्लस राज्यसभा के, टोटल कितने हो गए, 776। प्रत्येक मत का मान कैसे निकाला है, जो टोटल वोट थे उनको डिवाइड कर दिया है जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, तो टोटल आ गया 700। अब ये 776 संसद सदस्यों के मतों का कुल मूल्य निकाला गया है, तो बस 700 को 776 से मल्टीप्लाई करके निकाला गया है, देख लीजिए। अब राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु कुल निर्वाचक, विधानसभा और सांसद देख लीजिए, इनको जोड़ दिया गया है। और राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 हेतु ये जो 4809 निर्वाचक के मतों का कुल मान कितना निकला है इनको, और ये जो ऊपर निकाला है उनको जोड़ करके ही निकाल दिया गया है, देख लीजिए। वैसे ये कोई डिटेल खास है नहीं, ये पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, बस एक बार देख लीजिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हमें पढ़ना है पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण शिक्षित जो साक्षर पंचायत है वो बन गई है पुल्लमपारा, ठीक है।
डीजी पुल्लमपारा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को केरल सरकार ने की थी और यह योजना पुल्लमपारा ग्राम पंचायत के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसे कुटुंबश्री स्वयंसेवकों, क्षेत्र के 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों को, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के सहयोग से संचालित किया गया। इसके तहत डिजिटल रूप से निरक्षर लोगों की पहचान करके उन्हें डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। चलिए इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। जो पुल्लमपारा है देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम है, ये हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पर यह किसके द्वारा शुरू की गई? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह एक समारोह में इसकी शुरुआत की थी। यह ग्राम पंचायत केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। केरल सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के लिए इस उद्देश्य से केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन परियोजना भी शुरुआत की गई और जुलाई 2022 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने के फोन लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP का लाइसेंस प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया गया है, ये याद रखिए। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो है PMG दिशा को स्वीकृति प्रदान की है। केरल सवारी के बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से। केरल सवारी केरल सरकार द्वारा लॉन्च एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा है, जिसे किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली ये देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। अब हमें पढ़ना है अग्निपथ, एक नई रक्षा भर्ती योजना है अग्निपथ, जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। देख लेते हैं इसके बारे में। सशस्त्र सेनाओं में जो युवाओं की भर्ती, इसके लिए एक नई योजना है, उसका नाम रखा गया अग्निपथ योजना। इसको स्वीकृति मिल गई है और यह योजना भारत के इतिहास में सबसे बड़े रक्षा संबल सुधार के रूप में देखा जा रहा है। यह योजना सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के लिए सेवा काल हेतु युवकों की भर्ती के लिए निर्देशित की जा रही है और इस योजना के तहत ग्रेच्युटी एवं पेंशन जैसे कोई लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। ये यहाँ पे याद रखने योग्य बात है। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इसमें सेवा करने वाले जो भारतीय युवा हैं, उनकी जो भर्ती है उसके लिए मंजूरी प्रदान की है और उस योजना का नाम रखा है अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर बोला जाएगा और अग्निपथ योजना भारतीय सेना के 3 अंगों जो कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना जवानों को वायु सैनिक जवान जो हो गए और नौसैनिक जो हो गए, इन पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई यह एक योजना है। अब इन सब पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने वाली सारी जो योजनाएं थी वो ख़त्म हो गई हैं, अब सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होंगी। उल्लेखनीय है अग्निपथ योजना अफसर रैंक के लिए, सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है। ये सिर्फ अफसर देख लीजिए, इसमें अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है। जैसे NDA और CDS वगैरह एग्ज़ाम होते वो होते रहेंगे, उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। यह योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि हेतु सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है और योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवार जो हैं इसमें पात्र होंगे और 2022 की भर्ती प्रक्रिया हेतु अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष इसके लिए तय की गई थी। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। महिलाओं को 20% तक आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है इसमें, और इसमें अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग ऑल इंडिया ऑल क्लास से होगी अग्निवीरों की भर्ती। यहाँ पर अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 100% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन हेतु आवेदन का अवसर भी प्रदान किया जाएगा और इन आवेदनों पर 4 वर्ष की कार्यावधि के दौरान जो प्रदर्शन रहेगा उनका, जो कि उद्देश्य मानदंड के आधार पर और केंद्रीकृत तरीके के आधार पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। उसके बाद जो विशिष्ट बैच के अधिकतम जो 25% अग्निवीर होंगे उनको नियमित कैडर में नामांकित कर लिया जाएगा। अग्निपथ योजना को रक्षा बजट के बोझ को कम करने और उभरते नए खतरों से निपटने के लिए देश की तैयारी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रतिपादित किया गया है और यह नई रक्षा भर्ती नीति सशस्त्र बलों को औसत आयु में कटौती करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु वर्तमान में लगभग 32 वर्ष है, जो इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। अब देखते हैं अग्निवीर को
ये जो अग्निवीर परियोजना योजना है इसमें तीनों सेनाओं में जो लागू जोखिम कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज भी दिया जाएगा और 4 वर्ष की कार्यावधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एकमुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान भी किया जाएगा। सेवा निधि में अग्निवीर एवं केंद्र सरकार बराबर का योगदान देंगे। यह सेवा निधि अग्निवीरों के लिए तय किए गए अन्य भत्तों और शहादत और दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाले मुआवजों से अलग होगी। सेवा निधि 11.71 लाख रुपए का आयकर से छूट प्रदान की जाएगी। अग्निवीरों को ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभ नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त देखते हैं अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि हेतु 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जा रहा है। 28 मार्च 2023 को INS चिल्का ओडिशा में अग्निवीर के प्रथम बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो 4 वर्ष के बाद जो सेवा मुक्त होंगे अग्निवीर उनके लिए नौकरी और अन्य प्रोत्साहन कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला देखिए गृह मंत्रालय द्वारा कहाँ कहाँ पर केंद्रीकृत सशस्त्र पुलिस बलों जो CAPFs हैं, असम राइफल में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया गया है और CAPFs तथा असम राइफल में भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम जो आयु सीमा है उसमें 30 वर्ष के लिए छूट दिया जाएगा और जो पहले बैच के अग्निवीर हैं उनको 5 वर्ष के लिए। रक्षा मंत्रालय ने क्या क्या किया है, भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा सैन्य पदों पर सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में DPSUs की नौकरी में 10% का आरक्षण दिया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने देखिए भारतीय नौसेना के साथ अग्निवीरों के कार्यकाल के बाद उन्हें मर्चेंट नेवी में विभिन्न भूमिकाओं और अवसर प्रदान करने के लिए 6 आकर्षक सेवाओं की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने देखिए क्या किया है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अपने स्वायत्त संस्थान जो कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अग्निवीरों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने और उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब असम सरकार ने देखिए क्या किया है, राज्य के स्थायी निवासी प्रत्येक अग्निवीर को राज्य पुलिस बलों में नौकरी देने का वादा किया है मतलब इन्होंने, और हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने को कहा है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, MP, अरुणाचल प्रदेश इन सरकारों ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है राज्य पुलिस बलों में भर्तियों में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब जान लेते हैं भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा शुरू की गई है। नवंबर 2021 में ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय रेलवे निजी कंपनियों को विषय वस्तुओं पर आधारित थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेनों के संचालन के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है विश्व के लोगों को। यह योजना विषय वस्तु आधारित ट्रेनों के संचालन हेतु पर्यटन क्षेत्र में संलग्न पेशेवरों की क्षमता या शक्ति का लाभ उठाएगी और जो भारत गौरव ट्रेन है इसका मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें होंगी। ये ट्रेन किसी विशेष स्टेशन से प्रारंभ होंगी और ऐसे मार्ग से गुजरेंगी जिसमें कई पर्यटक गंतव्य शामिल होंगे। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश, इसके तहत केंद्र सरकार की एक पहल है। 14 जून 2022 को यह निजी ट्रेन की शुरुआत की गई है भारत गौरव के नाम से और भारत गौरव ट्रेन भारत की पहली सेवा जो है वो कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच इसको शुरू किया गया। देख लीजिए कहाँ तक, कोयम्बटूर जो कि उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक इसको शुरू किया गया। इस पहली राउंड ट्रिप सेवा का संचालन 14 से 18 जून 2022 को किया गया और दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बना है। साउथ स्टार रेल वह पंजीकृत सेवा प्रदाता है जिसके द्वारा इस भारत गौरव ट्रेन की कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य वापसी यात्रा का संचालन किया गया। यह कोयम्बटूर स्थित पंजीकृत कंपनी है और 21 जून 2022 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से रवाना किया गया। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटक रेलगाड़ी है। रामायण सर्किट इस ट्रेन के संचालन के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी जो कि नासिक का है, हम्पी, रामेश्वरम, भद्राचलम जैसे लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर नेपाल को भी कवर किया गया। सर्किट सारे देख लीजिए कौन कौन से हैं। रामायण सर्किट में अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम
और उसके बाद नेपाल के जनकपुर को। 21 मार्च 2023 को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर राज्यों हेतु भारत गौरव ट्रेन को रवाना किया गया। यह ट्रेन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय को कवर करेगी। 20 मई 2023 को पूर्वी भारत की प्रथम भारत गौरव विशेष पर्यटन ट्रेन जो है यह 5 ज्योतिर्लिंगों से की यात्रा के लिए रवाना की जाएगी, जो कि कोलकाता से जाएगी, है ना, 20 मई 2023 को। पर्यटन से संबंधित अन्य योजना और पहले देखनी है। पहली है स्वदेश दर्शन योजना, 2014-15 को शुरू की गई। प्रसाद योजना है 2014-15 को, और देखो अपना देश पहल 2020 की है। अगला हमें पढ़ना है NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है, इसकी वार्षिक रिपोर्ट आई 2021-22 और इसके अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। तो भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 63.72 लाख किलोमीटर है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में भारतीय राष्ट्रमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया है। याद क्या करना है, 8 जून 2022 को केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एस्फॉल्ट और बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। और NHAI बिना रुके कॉन्टिन्यूअसली विश्व की सबसे लंबी एस्फॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण करने में सफलता इसने प्राप्त की है। और इस परियोजना का कार्यान्वयन राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड पुणे और NHAI दोनों से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण NH53 पर महाराष्ट्र के अमरावती एवं अकोला जिलों के बीच किया जा रहा है। NH53 पर एकल लेन 84.40 किलोमीटर लंबी एस्फॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे 33 मिनट में किया गया है। समय देख लीजिए। इस परियोजना में 2070 मीट्रिक टन बिटुमेन से युक्त 36,634 मीट्रिक टन बिटुमिनस मिश्रण का उपयोग किया गया है। अब इससे पूर्व बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फॉल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क के निर्माण का रिकॉर्ड दोहा, जो कि कतर का है, इसके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है 2019 में, जिसकी लंबाई देख लीजिए 25.27 किलोमीटर की है और कुल 10 दिन का इसमें समय लगा था। अब देखते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यह सूचकांक हर वर्ष जारी किया जाता है। प्रथम संस्करण कब आया था? 2019 में 7 जून के अवसर पर। यह सूचकांक पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सुरक्षित खाद्य उपलब्ध करने में समग्र प्रदर्शन पर आधारित है। और देखते हैं आगे, 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनके द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया, जिसको SFSI बोल रहे हैं, और यह इसका चौथा संस्करण है। इसके मानक कौन कौन से हैं? 5 प्रमुख पैरामीटर्स हैं जिन पर इसके प्रदर्शन चेक किए गए हैं। पहला है मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, 20% इसका है भारांश। अनुपालन कंप्लायंस पे है, 30% इसका भारांश है। और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में 10% है। और खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना और निगरानी में फूड टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस में 20% है। उपभोक्ता सशक्तिकरण का इसमें भी 20% है। कंज्यूमर एम्पावरमेंट में देख लीजिए कैसे कैसे है, 5 हैं पिलर्स। और 20% मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़ों का है। अनुपालन में 30% और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में 10% का है। खाद्य परीक्षण का 20%, उपभोक्ता सशक्तिकरण का 20%। अब इनको क्या किया गया है, इस सूचकांक के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणी में बांटा गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। कुल प्राप्तांक देख लेते हैं और टॉप 5 जो राज्य हैं उनको देखते हैं। पहले नंबर पर आया है इसमें तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथा हिमाचल प्रदेश और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तमिलनाडु 82 स्कोर के साथ पहले नंबर पर, गुजरात 77.5 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर,
महाराष्ट्र 70 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर, हिमाचल प्रदेश 65.5 स्कोर के साथ चौथे नंबर पर, पश्चिम बंगाल 58.5 और मध्य प्रदेश का है 58.5, दोनों का है और 5वें नंबर पर है। बड़े राज्यों में बिहार 16वें और अंक पर, जो इसका 30 अंक मिले हैं इस स्थान पर है, जबकि अंतिम पर 7वां स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है और अंक देख लीजिए 54.5 है। झारखंड 12वें पे है, उत्तराखंड 7वें पे, राजस्थान 10वें पर है। अब कुल प्राप्तांक जो टॉप 5 स्टेट हैं जो छोटे वाले उनको देखते हैं। पहला है गोवा, 56 नंबर मिले हैं, 56 स्कोर है। दूसरा है मणिपुर 44, तीसरा है सिक्किम 40, चौथा है त्रिपुरा 38.5 और 5वां है मेघालय। गोवा, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। छोटे राज्य की श्रेणी में कुल 21 अंकों के साथ जो अरुणाचल प्रदेश है वह 8वें नंबर पर है। और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो टॉप हैं उनको भी देख लेते हैं। पहले नंबर पर है जम्मू कश्मीर 68.5, दूसरे नंबर पर NCR दिल्ली है जो कि 66 है और चंडीगढ़ को 58 नंबर मिला है। इस श्रेणी में 16 अंकों के साथ जो लक्षद्वीप है वो अंतिम नंबर पर है, उसका स्थान 8वां है। अब हमें देखनी है राष्ट्रीय वायु खेल नीति। राष्ट्रीय वायु खेल नीति में जानते हैं हवा के माध्यम से जुड़ी जो विभिन्न खेल की गतिविधियां हैं उनको इसमें लिया जा रहा है। इसमें एयर रेसिंग, एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग, ये सब खेल इसमें शामिल हैं। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 NSP इसको लॉन्च किया है। और इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक वायु खेलों में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका, इसमें जो अपना देश है वो वायु खेल में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल हो जाए, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं इसका लक्ष्य प्राप्ति हेतु भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुखद एवं स्थायी वायु खेल पारितंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित वायु खेलों को शामिल किया गया: एरोबेटिक्स, एयर मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरी, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमान, गुब्बारे, ड्रोन। और देखिए क्या क्या है इसमें, ग्लाइडिंग है, पावर्ड ग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग है, पैराशूटिंग, इसमें स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग और विंग सूट शामिल हैं, पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग जिसमें पावर्ड पैराशूट ट्राइक्स सहित है। पावर्ड विमान में अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट और लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट इत्यादि शामिल हैं और रोटर क्राफ्ट जो कि ऑटो गायरो सहित है। इस नई नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना होगी, 4 टियर निर्मित किए जाएंगे। सर्वोच्च शासी निकाय एपेक्स गवर्निंग बॉडी के रूप में एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ASFI होगा। एयर स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। सुश्री महाजन उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर फ्री फॉल जंपिंग करने की सबसे कम उम्र वाली महिला भी हैं और बिना किसी परीक्षण के साथ इन्होंने इसको किया है, पहली महिला जंपर ये रही हैं। सुश्री राहेल थॉमस उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उपर्युक्त दोनों स्काई डाइवर्स पद्मश्री अवार्ड विजेता भी हैं। अब जानते हैं ब्लू डूक के बारे में। सिक्किम की राज्य तितली है ब्लू डूक, इसके बारे में जान लेते हैं। तितलियां प्रकृति संरक्षण की दूत हैं और ये महत्वपूर्ण जैविक संकेतक हैं जो हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्रकट करती हैं। सिक्किम में राज्य के नागरिकों के बीच तितलियों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वन एवं पर्यावरण विभाग सिक्किम सरकार ने तितली की 2 प्रजातियों राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है। कौन कौन सी राज्य तितलियां हैं? देखिए, पहली प्रजाति है ब्लू डूक, दूसरी है कृष्णा पीकॉक। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम ने ब्लू डूक को राज तितली घोषित किया है। ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण में ब्लू डूक को 57% जबकि कृष्णा पीकॉक को 43% मत प्राप्त हुए हैं। ब्लू डूक का नाम यूरोपियंस द्वारा दिया गया है। यह एक चमत्कारी तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में इससे मिलती जुलती जो प्रजाति है वो यूथेलिया डूडा है, द ब्लू डचेस पाई जाती है। ठीक है, जबकि ऐसी एक प्रजाति यूथेलिया एम्प्लीफेशिया
ये भूटान में पाई जाती है। यूथेलिया डूडा द ब्लू डचेस ये कहाँ पाई जा रही है? हिमालयी क्षेत्र में। और यूथेलिया एम्प्लीफेशिया भूटान में पाई जा रही है। ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, वासारोना दुर्गा है। भारत में पाई जाने वाली इसकी 2 प्रजातियां हैं, हिमालयन ब्लू ड्यूक, इसका नाम जो है वासारोना दुर्गा है, और दूसरी जो है वो है स्प्लेंडिड ब्लू ड्यूक, इसका नाम देख लीजिए वासारोना दुर्गा स्प्लेंडेंस है। हिमालयन ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत भारत में विधिक रूप से संरक्षित है। स्प्लेंडिड ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के तहत भारत में संरक्षित है। दोनों याद कर लीजिए। अन्य राज्य में तितलियों के नाम देखिए, महाराष्ट्र में ब्लू मॉर्मॉन नाम है, जिसका साइंटिफिक नेम देखिए पैप्लियो पॉलिमनेस्टर्स है। तमिलनाडु की तमिल योमेन है और इसका नाम है साइरोक्रोएथियसिस, जो भी है ऐसे नाम है। उत्तराखंड कॉमन पिकॉक पैपेलियो बायोनर है। कर्नाटक का सह्याद्री बर्डविंग है, जिसका नाम है ट्रॉयडस माइनस। केरल का है मालाबार बैंडेड पिकॉक या बुद्धा मयूरी, जिसको पैप्लियो बुद्धा के नाम से जान रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का है कैसरे हिंद, देखिए क्या क्या नाम रखा गया कैसरे हिंद। टीनोपैल्पस इम्पेरियलिस है जो भी। गोवा मालाबार ट्रीनिम फाइडिया मेला बैरिका, ठीक है, इसका इम्पीरियलिस था, देख लीजिए सही से, ठीक है। इनके ये कुछ साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम नहीं पूछे जाते हैं इतना, आपको नाम पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है। देख लीजिए कौन सी राज्य में कौन सी, महाराष्ट्र में ब्लू मॉर्मॉन, तमिलनाडु में तमिल योमेन, उत्तराखंड में कॉमन पिकॉक, कर्नाटक में सह्याद्री बर्डविंग, केरल में मालाबार बैंडेड पिकॉक या बुद्धा मयूरी, अरुणाचल प्रदेश में कैसरे हिंद, गोवा में मालाबार ट्री निम्फ। अब दिल्ली हवाई अड्डा, इसके बारे में हमें जानना है। यह जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक शुद्ध नेट ज़ीरो जो कार्बन एमिशन है, यह हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया है। और इस लक्ष्य के प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डा द्वारा हाल ही में एक हरित परिवहन कार्यक्रम को भी अपनाया गया था। 1 जून 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। और 1 जून 2022 से हवाई अड्डे की विद्युत मांग के 94% तक की आपूर्ति एक जल विद्युत संयंत्र द्वारा की जा रही है, जबकि इस हवाई अड्डे की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की लगभग 6% जो उपलब्धता है वो ऑन साइट और सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुनिश्चित हो रही है। इस प्रकार इस हवाई अड्डे ने गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को अपना लिया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर साइड पर 7.84 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जबकि 5.3 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कार्गो टर्मिनल पर स्थापित किया गया है। और इस पहल से प्रति वर्ष 2 लाख टन CO2 उत्सर्जन में कमी आ जाएगी। देखिए कितना ज़्यादा कमी आ रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने की लक्ष्य की प्राप्ति में इससे सहायक भूमिका मिलेगी। 2020 में दिल्ली एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बना, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल ACI एयरपोर्ट कार्बन प्रमाणन के अंतर्गत चरण 4+ लेवल 4+ इसको प्राप्त हो गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनने के अतिरिक्त इस हवाई अड्डे ने दीर्घकालिक निरपेक्ष उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को भी अपनाया है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल के 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री परिदृश्य के अनुरूप है। आगे जानते हैं। देखिए विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय जो कि हवाई अड्डा है, केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बना है। और 18 अगस्त 2015 को इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 MWP मेगावाट पीक्स क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। अब इसके तहत एयर कार्गो परिसर के निकट 45 एकड़ क्षेत्र से 46,150 सौर पैनल लगाए गए हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत निर्मित भारत का एक पहला हवाई अड्डा है। अब राष्ट्रीय परिदृश्य में जो आखिरी हमें पढ़ना है, आखिरी पॉइंट, नामसाई घोषणा पत्र
हस्ताक्षरित हो गया है। 15 जुलाई 2022 को असम एवं अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्य लंबे समय से जो सीमा विवाद था उसका समाधान हो गया। किस नाम से? नामसाई घोषणा पत्र। इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस घोषणा पत्र पर असम के जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित हुआ और इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद को मिनिमाइज किया है। समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच विवादित गांवों की संख्या 123 से घटकर 86 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों राज्य कुल 37 गांवों के संदर्भ में विवाद को समाप्त करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर 28 गांव उसी के पास रहेंगे। ऐसे 3 गांव जिनके संबंध में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्लेम वापस ले लिया गया है वे असम के पास ही रहेंगे। 6 गाँवों की स्थिति में असम में प्राप्त नहीं हो सकी है और ये गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तो उसी के पास रहेंगे। जनवरी तथा अप्रैल 2022 में दोनों राज्यों के मध्य आयोजित बैठकों में निम्न निर्णय लिए गए थे। पहला है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सभी सीमा मुद्दे वर्ष 2007 में जो लोकल कमीशन के समक्ष उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रहेंगे। वर्ष 1980 में उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति द्वारा अधिसूचित सीमा के रूप में 29 टोपो शीट्स पर चित्रित सीमा रेखा को दोनों राज्यों द्वारा सीमा के रिलाइनमेंट के आधार के रूप में लिया जाएगा। तीसरा है, दोनों राज्य सीमा विवाद के समाधान के लिए 12 क्षेत्रीय समितियां गठित करेंगे। असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए, यहाँ तक हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एक एक पॉइंट सारे आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए। इससे पहले और भी पार्ट्स आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं, उनको भी पढ़िए। ठीक है, ये इनको अगर आप कंबाइन करके एक बार पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, आई होप इनसे कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पीसीएस का प्रीलिम्स तो करंट अफेयर के लिए आप ये बुक ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझाव आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।